स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से, भारत पाक के महामुकाबले से। तो टीम इंडिया का जोश आई है। जी हां, आज 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी, और जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो मुकाबला हाई वोल्टेज होना लाजमी है। और एशिया कप ग्रुप ए के तहत होने वाला यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले दोनों ही टीमें इसी मैदान पर 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुकी हैं। उस मैच में पाकिस्तान को 10 विकेट से जीत मिली थी, यानी ये मैच भारत के लिए हिसाब बराबरी के मौके जैसे। एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ 2014 के बाद कोई मैच नहीं जीत पाई है। पाकिस्तान को 2016 के टूर्नामेंट में एक बार, तो वहीं 2018 के एशिया कप में 2 बार भारत ने से हार का सामना करना पड़ा था। ओवरऑल एशिया कप में रिकॉर्ड की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है। वहीं पड़ोसी मुल्क की टीम को 5 मैच में जीत मिली है। एक मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका था। आज होने वाले भारत पाक मुकाबले में मौसम साफ रहने के आसार है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के पास कई पावर हिटर मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा स्कोर बनने की पूरी संभावना है। तो एक महामुकाबला आज होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान का। जब भी भारत और पाकिस्तान के मैच होते हैं, लोगों में काफी क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सी टीम जीतेगी, और आज भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल सकता है। और एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए एक अवसर है। एशिया कप में हार के बाद, अब एशिया कप में जो जीत मिली थी उसके बाद, वर्ल्ड कप में हार के बाद अब एक बार फिर मौका है जीतने का। तो आपको बता दें कि इसके पहले 24 अक्टूबर 2021 को आपस में मैच हुआ था, और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 10 विकेट से यहां जीती थी। और उसके बाद एक मौका है आज भारत के पास हिसाब बराबर करने का। तो सबसे बड़ी लड़ाई आज महामुकाबला, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी लोगों की, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। तो आज दोपहर 2:30 बजे नोएडा में बने ट्विन टावर गिरा दिए जाएंगे, और 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावर गिरने से में सिर्फ 12 सेकंड का वक्त लगेगा। सुबह 7 बजे के आसपास, यानी अभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है अभी तक, और इसके बाद ट्विन टावर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्विन टावर का डिमोलिशन सुरक्षित हो, इसे लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। एहतियात से जुड़े सारे प्रबंध किए गए हैं। वही धमाके के बाद उठने वाले धूल और धुएं के गुब्बारे को सीमित रखने की भी कोशिश हो रही है। साथ ही अस्पतालों को भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रहने का अलर्ट भेज दिया गया है, और आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया है। नोएडा के ट्विन टावर को 12 सेकंड में 3700 किलोग्राम बारूद इन इमारतों को ध्वस्त कर देगा। इसके लिए इमारतों में 9,640 छेद करके बारूद भरा गया है। सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट के ये ट्विन टावर लंबे समय से निर्माणाधीन है, और अब ये कंप्लीट होने के बजाय जमींदोज होने जा रहे हैं। तो आज ट्विन टावर गिर जाएगा, जिसके लिए सुबह से ही इसे खाली करा दिया गया है, और जिसमें बारूद लगा दिया गया है, जिसके लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इमारत में 9,640 छेद करके बारूद भर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक हादसा हुआ है, और गर्रा नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लापता हैं।
लापता लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से भी ज्यादा लोग सवार थे। इस वक्त की एक अहम और दर्दनाक खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां हरदोई में एक ट्रैक्टर ट्रॉली गर्रा नदी में गिर गई। हादसे में एक की मौत हुई है, 5 लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 से भी ज्यादा लोग सवार थे। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होगा और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रीवा, पन्ना और सतना में ये भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर और उज्जैन संभागों में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। 6 जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई। तो बारिश का कहर एक बार फिर मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक ये एक बार फिर परेशानी का सबब बन सकता है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़े रहे। कई जगहों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार फिर मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया। रुक करेंगे एक और अहम खबर का। गुना और अशोकनगर के दौरे पर रहेंगे सिंधिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। सिंधिया हेलीकॉप्टर से लगे बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लेंगे। कल श्योपुर, मुरैना और भिंड के दौरे पर थे केंद्रीय मंत्री। दौरे के बाद भोपाल से दिल्ली के लिए वो रवाना हुए। तो आपको बता दें कि एक अहम दौरा है यहां सिंधिया का। गुना और अशोकनगर के दौरे पर वो रहेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा भी लेंगे। कल श्योपुर, मुरैना और भिंड के दौरे पर थे और दौरे के बाद भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुरैना में बाढ़ ने कई गांव के हजारों लोगों को प्रभावित किया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनती है। इन समस्याओं को लेकर पीएम मोदी से चर्चा करेंगे। साथ ही समस्याओं के भविष्य को लेकर हम समाधान और एक नीति तय कर रहे हैं, जिसके तहत अभियान को हम 4 फेज में बांट रहे हैं। पहले फेज में राशन, कपड़ा और टूटे घरों को लेकर व्यवस्था की जाएगी। दूसरे फेज में पीड़ितों को मुआवजा उनके खाते में डाला जाएगा। इसके बाद तीसरे फेज में लोगों को बिजली और स्वास्थ्य संकट को लोगों के दूर किया जाएगा। वहीं चौथे फेज में निचले इलाके में बसे लोगों के विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी और उनसे बात कर दूसरी जगह जमीन आवंटित कर दी जाएगी। बढ़ते आगे, दतिया के राजघाट कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक खड़े होकर बात कर रहे थे कि मोहित यादव, ऋषि यादव और दीपक बघेल नाम के बदमाशों ने दोनों को गोली मार दी। दोनों घायल युवकों को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सकों ने दोनों युवकों को ग्वालियर रेफर कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। घायल विवेक रावत सत्तारूढ़ दल भाजपा का पदाधिकारी बताया। 4 अन्य लोग आए, उन्होंने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी। विवेक रावत से पूछने पता चला कि इसके छोटे भाई शिवम का कुछ पैसे को लेन देन से थोड़ा सा विवाद था। उसी बात पर ऐसे ये लोग आज आए और जान से मारने की नीयत से दिख रहे, जिसमें विवेक रावत और उसका छोटा भाई चंद्रवार रावत की गोली लगी। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और आरोपियों को तत्काल तलाश करके गिरफ्तार किया। धार के नालछा के चिकनिस चौक में एक निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मजदूरों को बेशकीमती धातु का लोटा मिला, जिसमें सोने की गिन्नियां, सोने के चैन के टुकड़े थे। ये मजदूरों ने ये जानकारी किसी को न देकर सामान आपस में बांट लिया और इसी दौरान धार थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग सोने की गिन्नी बेचने की फिराक में ग्राहक ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धार के पास ही हिम्मतगढ़ से 8 लोगों को हिरासत मिली और जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा घटनाक्रम पुलिस को बताया। सभी बरामद सामान की कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। उनको अलग अलग तरीके से करीब 86
86 सोने की गिन्नियाँ जो कि बहुत ही पुरातात्विक महत्व की और बहुमूल्य थी, वो उनसे जब्त की गई है और उन गिन्नियों को जब्त किया गया और 41/4/102 के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया और पुलिस रिमांड में और कहीं गिन्नियाँ हो इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। नरसिंहपुर के निजी अस्पताल में 30 साल की महिला की मौत के मामले में परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत के बाद भी इलाज के नाम पर पैसे छीनने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखवाई और पेशेंट का पेशेंट नहीं बचा हमारा, और हमारी पेशेंट की डेट समथिंग 2 की समथिंग हो चुकी थी। मेरे संज्ञान में इतनी बात नहीं कि उन्हें पैसे लिए अमृत अवस्था के बाद इलाज किया है, इसके ये मेरे इलाज क्षेत्र की बात नहीं है। ये प्रशासन इसके लिए वो प्रशासन शिकायत है, प्रशासन के लिए जो उचित कार्य करेगा। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, मेरे साथ वीडियो है, मेरे पास वीडियो है, आप आ जाइएगा, बात कर ली जाएगी। बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर परंपरा के नाम पर एक बार फिर खूनी खेल खेला गया। गोटमार मेले में हुई पत्थरबाजी में इस बार करीब 250 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर नागपुर रेफर कर दिया गया है। परंपरा के नाम पर हुई इस पत्थरबाजी के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम भी वहां मौजूद थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो पत्थर फेंकते लोगों के सामने बेबस नजर आए। बता दें कि पांडुर्णा का एक युवक साबर गांव की लड़की से प्रेम करता था। वो लड़की को भगाकर पांडुर्णा लेकर आने लगा और लेकिन रास्ते में जाम नदी में बाढ़ थी, इस कारण दोनों नदी पार नहीं कर पाया और इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों को खबर लगी तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसके विरोध में पांडुर्णा के पक्ष ने भी पथराव कर दिया। पांडुर्णा और साबर गांव के बीच पत्थरों की बौछारों से दोनों प्रेमियों की मौत जाम नदी के बीच ही हो गई। उनकी मौत के बाद लोगों को शर्मिंदगी हुई। दोनों के शव को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में रखा गया। पूजा अर्चना करने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। पन्ना जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों की नाराजगी का मामला सामने आया, जिसमें डॉक्टरों के साथ ड्यूटी के दौरान मरीज के परिजनों ने बदसलूकी की, जिसके बाद डॉक्टर ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पन्ना जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर लामबंद हो चुके हैं। वहां पर डॉक्टर्स की शिकायत पर मरीज के परिजन राजा तिवारी पर FIR दर्ज करी है। सागर में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर चोरों ने एक कंटेनर से 12 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल लूट लिए। हालांकि इंदौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से मोबाइल बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गौरझामार थाने में DHL लॉजिस्टिक कंपनी के अधिकारियों ने सूचना दी कि उनकी कंपनी का एक कंटेनर आंध्र प्रदेश के श्री सिटी से और तमिलनाडु के कांचीपुरम पेरम्बदूर से माल भरकर गुड़गांव जा रहा था, जिससे अज्ञात बदमाशों ने नेशनल हाईवे नंबर 44 पर सागर जिले के महाराजपुर के रानगीर तिराहे के बीच रोक लिया और वे ड्राइवर को बंधक बनाकर कंटेनर में भरे करीब 12 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल लूट लिए हैं। यही नहीं, कंटेनर चालक का अपहरण करके ले गया और उसे नरसिंहपुर क्षेत्र में छोड़ दिया। जैसे ही 12 करोड़ रुपए के मोबाइल लूटे जाने की सूचना पुलिस को मिली, तुरंत पुलिस ने जिले और प्रदेश के सभी थानों में इसकी सूचना दी और फिर इंदौर में शिप्रा थाना पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक दूसरे ट्रक से लूटे हुए मोबाइल बरामद कर लिया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सली के मामले में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि 15 साल सरकार में रहने के बाद नक्सलियों का खात्मा क्यों नहीं हो सका। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा का शासन होने के बावजूद झीरम कांड हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीति विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति है। कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण ही नक्सली बैकफुट पर हैं। बता दें कि शाह ने कहा है कि हमारी सरकार आई तो नक्सलियों का खात्मा कर देंगे। 15 साल उनको मौका मिला था और 5 साल इनकी सरकार थी, है ना। 14 से लेकर 19 तक के केंद्र में सरकार थी, राज्य में सरकार थी।
और इन्हीं के कार्यकाल में जीरम की घटना हुई, बड़े बड़े घटनाएं हुई जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक हताहत हुए, जान माल के नुकसान हुए, हमारे नेताओं की मृत्यु हुई। तो आज तो कर नहीं पाए। भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने के नाम पर हंगामा हुआ और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मॉल में नमाज रोकने की मांग की, साथ ही ये भी कहा कि अगर नमाज नहीं रोकी गई तो मॉल के मेन गेट में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। जब मॉल में नमाज पढ़ी जा रही थी तब बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नमाज नहीं रोकी गई तो मॉल के मेन गेट पर बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अगर वो नमाज कर सकते हैं, आगे से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी परमानेंट वहाँ और बड़े स्तर पे बजरंग दल भोपाल डीबी मॉल के मेन गेट पे हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। बजरंग दल के कार्यकर्ता एमपी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले को लेकर नाराजगी जताई, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मॉल प्रबंधन को मॉल के अंदर धार्मिक गतिविधियां नहीं हो इसका ध्यान रखने को कहा। हंगामा मचने के बाद संस्कृति बचाओ मंच भी मैदान में आ गया है। शिक्षा के मंदिर स्कूलों में इस प्रकार का कार्यक्रम ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर नमाज पढ़ोगे तो हम सुंदरकांड करेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के लुलु मॉल में भी इस तरह का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल की तरह ही भोपाल के डीबी मॉल में सामूहिक नमाज अदा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मॉल में सामूहिक नमाज का विरोध करने वाले बजरंग दल के विभाग संयोजक दिनेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर मॉल में दोबारा इस तरीके के सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो बजरंग दल उग्र विरोध करेगा। दिनेश यादव ने IBC 24 से बातचीत में बताया कि मॉल के कर्मचारियों के अलावा बाहरी लोग भी आकर नमाज पढ़ रहे थे, जिसका विरोध किया गया है। पूरे मामले पर बात की संवाददाता नवीन सिंह ने। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी मॉल में सामूहिक नमाज अदा करने के मामले में विवाद गहराया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मॉल में सामूहिक नमाज हो रही थी। इस बीच में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर वहां विवाद खड़ा किया और इस वक्त मेरे साथ बजरंग दल के भोपाल के नेता दिनेश यादव हैं। दिनेश भाई, आपको क्या नाराजगी है अगर वहां पे नमाज हो रही थी तो? नमाज होने में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो चुप करके अवैध तरीके से कहीं नमाज करेंगे और वो भी सार्वजनिक स्थल पे। अगर वो नमाज कर सकते हैं, अन्य धर्म के लोग अपने आस्था के हिसाब से भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। ये हमने वहाँ पे स्टाफ को जाकर के बोला, हमने तो लाइव देखा है ना। एक दिन और सूचना मिली थी 2 दिन पहले, लेकिन हम वहाँ पहुंचे थे जब वहाँ पे हमको कोई नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखा था। लेकिन आज जब हम तत्काल में दोपहर में 2 बजे वहाँ पहुंचे, हमने देखा कि 15 से 20 लोग वहाँ नमाज कर रहे थे। हमने वहाँ के लोकल स्टाफ को, मैनेजमेंट को बुलाया, उनसे आग्रह किया ये सब क्या है, इन्हें बंद कीजिए। तो बोले ना हम परमिशन देते हैं, ना हम इनको बंद करते हैं, ना मना करते हैं। तो ऐसा है तो हमने बोला हम भी हमारे धर्म का भजन कीर्तन करेंगे। हम थोड़ी दूर में जाकर के अपने स्थान पे बैठ गए। हमने भजन कीर्तन चालू करे, श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं ये तो गलत है। गलत है तो फिर वो गलत है तो ये भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको करना वो करिए। थोड़ी देर में उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुलाने का प्रयास किया। हमने बोला ठीक है, हमने अपने भजन प्रारंभ रखे। कुछ ही समय बाद उन्होंने खुद से ही आधे घंटे भजन सुनने के बाद वहाँ काफी पब्लिक हो गई। लोगों को समझ में आने लगा गलत क्या है सही क्या है। ये इतनी 50 जगह आस्था के स्थान है इन लोगों के, है ना, तो वहाँ कर सकते हैं, वहाँ परमानेंट करते ही हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थल पे क्या सोच करके करते हैं? तो आप ये भी देखिए ना कि गणेश उत्सव अभी सामने है। मॉल में भी हमने देखा कई जगह गणेश जी की प्रतिमा बिठाते हैं, वहाँ भी आरती होती है। तो इसमें क्या दिक्कत है? मॉल के एक हिस्से में अगर एक मजहब के लोग अगर अपने भगवान की प्रेयर कर रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें? नहीं तो परमानेंट करने के, और परमानेंट करते हैं तो अगर वो कर रहे हैं तो अन्य धर्म के भी करें तो क्या दिक्कत है? हम भी ये बोलना चाहेंगे। दोनों ही धर्मों के, दोनों ही मजहबों के जो धर्मगुरु हैं, जो लोग हैं, वो भी ये अपील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम इस तरीके की माहौल को ना बढ़ावा मिले। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।